नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स। मार्केट में रिकवरी आज के सेशन में 9800 के ऊपर अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स में भी करीब 154 अंकों की बढ़त है। लेकिन आज के सेशन में पार्टिसिपेशन थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स की ओर से भी आया है, थोड़ा पार्टिसिपेशन ऑटो शेयर्स की ओर से भी मिला है, साथ ही फार्मा और आईटी स्पेस के भी कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स है जो कि अच्छा मूव आज के सेशन में दे रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इंडेक्स के बढ़ने वाले शेयर्स। डॉक्टर रेड्डीज कल के अप मूव को आज भी कंटिन्यू कर रहा है। कल भी ऑलमोस्ट 3.5-4% बढ़कर बंद हुआ था और अभी भी डॉक्टर रेड्डीज में करीब 3% की स्ट्रेंथ है। साथ ही कुछ और परफॉर्मेंस को देखें तो गेल कल भी आखिरी मिनटों में चला था बाजार बंद होने से पहले, आज भी 3% का सर्ज 388 के लेवल्स पर। भारतीय एयरटेल 2% ऊपर है। एनटीपीसी में भी 0.25% की मजबूती देखी जा रही है। कुछ और परफॉर्मर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, ल्यूपिन जैसे शेयर्स भी हैं जहां पर 1% तक का मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इंडेक्स के वो भी एक बार देख लेते हैं। कमजोर है आज टेक महिंद्रा कांस्टेंट कई दिनों से चल रहा था, इनफैक्ट 5-6 सेशन से कांस्टेंट बाइंग स्टॉक में रही है। आज थोड़ा सा दबाव में है, करीब 2% नीचे टेक महिंद्रा ट्रेड कर रहा है। आयशर मोटर्स कल भी वीक क्लोज हुआ, आज भी 1.25% नीचे है। टाटा पावर, एचएल टेक में भी 1 से 1.25% की बढ़त दिख रही है। लेकिन आज के सत्र में कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जो मूव कर रही हैं। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। एक बार पूरे ही पीएसयू बैंकिंग स्पेस को देख लेते हैं, स्पेशली छोटे सरकारी बैंक के वहां पर क्या रुझान है। आप देखिए पीएसयू बैंकिंग स्पेस है आपकी स्क्रीन पर। एसबीआई करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक जो कि एक कंटेंडर है भी पीएसयू बैंक मर्जर का, करीब 2.25% ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1% ऊपर है। इलाहाबाद बैंक में भी 3% तक की बढ़त दिख रही है। बाकी कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये स्टॉक्स भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो जो सरकारी बैंक हैं वहां पर अच्छा मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है, स्पेशली जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है। और बैंकिंग पर आपको नजर आज के सेशन में इसीलिए भी रखनी है क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है जिसमें बैंकों के मर्जर को अप्रूवल मिल सकता है। प्रोसेस क्या रहेगा, क्या तरीका होगा, कितने बैंक बनेंगे मर्जर होने के बाद शुरुआत है, वो सब हम आपको बताएंगे। और इनफैक्ट पीएसयू बैंकों के मर्जर को लेकर आज कैबिनेट का डिसीजन आ सकता है। मर्जर के तहत सरकार का प्लान यही है कि विलय के बाद करीब 15 सरकारी बैंक रहेंगे। अभी करीब 21 सरकारी बैंक हैं जिनको मर्ज करके करीब 15 का काउंट किया जाएगा। मंत्रियों का जो समूह है वो मर्जर के काम को देखेगा। इस तरह की प्लानिंग सरकार कर रही है और कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में 2 से 3 बैंकों को मर्ज किया जाए, तो यानी टोटल अभी जो बैंक है सरकारी वो 21 हैं जिनको कम करके करीब 15 बैंक करने की सरकार प्लानिंग कर रही है। मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, पूजा मौजूद है और साथ ही अंचल मौजूद है। पूजा के पास सबसे पहले चलते हैं। पूजा, मर्जर की खबर तो काफी समय से मार्केट में है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो टाइमलाइन है, जो प्रोसेस है वो जल्द ही शुरू भी हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि प्रोसेस क्या रहेगा, क्या तरीका होगा और बदलाव क्या होगा। क्या मर्जर के बाद बैंकों के नाम भी बदलेंगे? एग्जैक्टली क्या प्रोसेस रहने वाला है? जी, लगातार हम इस अपडेट पर खबर रखे हुए हैं कि मर्जर को लेकर जल्द ही कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है आज। और मर्जर का प्रोसेस जो काफी समय से बात चली आ रही है कि मर्जर के बाद बैंकों के नाम बदलेंगे। सरकार जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से शायद नाम बदल सकती है। पीएनबी जैसे कुछ नॉर्थ बेस्ड अगर बैंक हैं तो उनका नाम नॉर्थ इंडियन बैंक मुमकिन हो सकता है। जो साउथ बेस्ड बैंक है उनको साउथ इंडियन बैंक के नाम से उनका नाम रखा जा सकता है। तो इस तरह की कुछ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से उनके नाम बदले जाएंगे। बड़े बैंकों में छोटे बैंक मर्ज कर दिए जाएंगे। छोटे और जो कमजोर बैंक हैं उनको बड़े लीडर्स में मर्ज कर दिए जाएंगे और ज्योग्राफिकली उनका नाम भी बदल दिया जाएगा। अब मर्जर के बाद उनको पूंजी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो करीब 2 लाख करोड़ की जरूरत पड़ सकती है। खबर निकल कर आ रही है कि इस पूंजी को जुटाने के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी पूंजी की मदद मांग सकती है। और ये भी खबर आ रही है कि जो मर्जर है उसके जरिए सरकार विनिवेश के जरिए कुछ कर्ज भी उतार सकती है। करीब 25% विनिवेश कर सकती है सरकार इस मर्जर के जरिए। तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर है जो यानी आप ये कह रही हैं कि रीजन वाइज भी बैंकों के मर्जर के बारे में प्लानिंग हो सकती है और उसी हिसाब से नाम भी बदले जा सकते हैं। लेकिन काफी सारी बातें पूजा ये भी हो रही हैं कि फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, क्योंकि जो प्लानिंग है अभी सरकार की वो ये है कि एक कमजोर बैंक को एक मजबूत बैंक में मर्ज किया जाए। तो इसके मायने क्या होंगे, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे? जी, सरकार इस तरह के कदम इसलिए उठा रही है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट मेजर तो यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलना चाहिए। जब मर्जर हो जाएगा तो एक बड़ा बैंक क्रिएट होगा, तो उसके चलते जो फाइनेंशियल इंक्लूजन लगातार जिस तरीके से फोकस बढ़ा रही है उसको मदद मिलेगी। इसके अलावा जो छोटे और कमजोर बैंक हैं वो बंद हो जाएंगे, तो सरकार की जो कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, पूंजी की स्थिति बेहतर हो जाएगी, पूंजी जुटाने में बैंकों को आसानी होगी। नए क्षेत्रों में विस्तार, जो एक्सपेंशन प्लानिंग है बैंकों की उसको भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो इस तरह
तरीके के फायदे तो हैं बैंकों के सामने मर्जर के बाद, लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग बैंकों की जो रिस्क मैनेजमेंट प्रक्रिया होती है वो काफी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो जब मर्जर होंगे तो वहां पर गवर्नेंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक से जब एनपीए होंगे, जब मर्जर होंगे तो बैंकों के एनपीए काफी बढ़ेगी, क्योंकि एसबीआई में हमने देखा था कि जब मर्जर होने के बाद एनपीए में एक सर्ज आया था, तो जब बाकी बैंकों के मर्जर होंगे तो एनपीए में बढ़त हो सकती है, प्रोविजनिंग बढ़ेगी, जिससे कि मुनाफे में असर पड़ेगा। तो फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, लेकिन एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जी बिजनेस के पास कि जो कंसोलिडेशन है उसकी टाइमलाइन क्या रहने वाली, ये डिटेल्स अंचल के पास है, उनसे जान लेते हैं। बताइए अंचल। डेफिनेटली देखिए, सितंबर 2017 यानी इस महीना, अगले महीने के अंत के बाद से जो पूरी प्रक्रिया है वो तेज होती हुई दिखेगी। ऑलरेडी बैक एंड वर्क कर चुकी है सरकार और अब सितंबर 2017 के बाद ये पूरा कार्यभार तेज होता हुआ दिखेगा। मार्च 2018 तक उनकी योजना है जो क्षेत्र आधारित बैंक हैं उनको फाइनलाइज किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, किस रीजन में कौन सा बैंक लीडर स्पेस पे रहेगा वो काफी क्रिटिकल होगा। साथ ही एक बार लीडर तय हो जाए तो अगला कदम होगा क्या बैंकों के मर्जर के बाद जो बैंक छोटे बैंक होंगे पहले, तो वो कौन से छोटे बैंक होंगे जो लीडर के साथ मर्ज होंगे, और मर्जर के बाद बैंकों को कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि पूजा ने ऑलरेडी कहा, 2 लाख करोड़ की रकम का अनुमान लगाया जा रहा है और अगला कदम वही होगा। एक बार ही लीडर्स आइडेंटिफाई हो गए, छोटे बैंक आइडेंटिफाई हो गए, अगला कदम होगा 2 लाख करोड़ की रकम कहां से फैसिलिटेट की जाए। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फैसिलिटेटर आईएफसी जैसे संस्थानों से भी बातचीत कर सकती है सरकार। साथ ही 2017-18 में पूरी तरह से एनपीए को डील करने के बाद अगला स्टेप होगा कि जो स्कीम है, जो ओवरऑल जो कंसोलिडेशन, जो रीजनल वाइज डिवीजन होगा, उसको एक रूपरेखा दी जाए ताकि 2019-20 तक आपके पास एक फिक्स्ड, एक पूरा चार्टेड आउट प्लान हो कि किस रीजन में कौन सा बैंक लीडर पे होगा, कौन सा बैंक उसके अंदर मर्ज होगा और जो फाइनल एंटिटी है उसको कितने पैसे की जरूरत होगी। 2020-21 तक अगर देखो तो बैंकों में मिनिमम 25% विनिवेश की भी योजना रखती है सरकार। उसका कारण ये है, आपने मर्ज कर दिए, बैंकों का कामकाज शुरू हो गया, उसके अंदर फंड इन्फ्यूज भी कर दिया, लेकिन जो आपने पैसा उठाया था बैंकों को कैपिटलाइज करने के लिए, उसका रीपेमेंट, और वो रीपेमेंट कहीं ना कहीं नए कंबाइंड एंटिटी जो नए बड़े बैंक्स होंगे उनके विनिवेश से होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी रूपरेखा 2017 से 2021 तक के बीच में सरकार ऑलरेडी प्लान करके बैठ चुकी है। जी, तो ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जी बिजनेस के पास है जो कि अंचल ने आपको बताया कि एग्जैक्टली प्रोसेस का जो टाइमलाइन है वो क्या रहेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कैबिनेट ने सैद्धांतिक अप्रूवल दे दिया है, सैद्धांतिक मंजूरी कैबिनेट ने दी है पीएसयू बैंकों के मर्जर को लेकर। और खबर आ रही है कि कैबिनेट ने ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर के लिए ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म को सेटअप करने का अप्रूवल दिया है। कुछ ही देर में हम अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और डिटेल समझेंगे, लेकिन पूजा फाइनली जो हम अभी बात कर रहे थे वो आउटकम आ भी गया। कैबिनेट ने सैद्धांतिक अप्रूवल दिया है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। हालांकि देखना होगा कि व्हाट डज दे मीन बाय ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, यानी क्या क्या बारीकियां रहेंगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, वो डिटेल्स अभी आनी बाकी है, लेकिन फाइनली अप्रूवल मिला है कैबिनेट का। जी, और टाइमलाइन जैसा कि अभी अंचल भी मेंशन कर रहे थे, इस पर कुछ लाइट्स आ सकती हैं कि किस तरह की टाइमलाइन होती है, क्योंकि खबर आ रही थी कि सितंबर तक पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो शायद सौंप दिया जाए। और यहाँ पर ये भी खबर निकल कर आ रही है दीपाली की जो एक क्षेत्र के बैंक, जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि जो एक क्षेत्र के बैंक है वहां पर विलय हो सकता है और एसेट क्वालिटी भी देखी जाएगी, क्योंकि मर्जर के बाद एसेट क्वालिटी में तालमेल होना भी जरूरी है, तो उस पर भी काफी वो भी मैकेनिज्म देखा जाएगा। लेकिन एक क्षेत्र की बात जो हम कर रहे थे कि ज्योग्राफी के हिसाब से बांटा जाएगा, जो नॉर्थ बेस्ड बैंक है उनको एक में मर्ज किया जाएगा और उनका नाम नॉर्थ इंडियन बैंक रखा जाएगा। इसी तरह से बीओबी जैसे बैंक है वो वेस्टर्न साइड के बैंक है तो उनका नाम वेस्टर्न इंडिया बैंक रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्षेत्र वाइज जो ज्योग्राफी वाइज है वो उसमें यहाँ पर विलय हो सकता है। तो देखना होगा और भी किस तरह के अपडेट निकल कर आते हैं। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी यहाँ पर होगा, क्योंकि काफी सारे जो छोटे बैंक हैं वो उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफी कमजोर है। काफी बैंकों की जो एनपीएस है वो 10-10, 11-11%, 20% इस तरह से पहुंच चुके हैं। तो मर्जर के बाद बड़े जो बैंक्स हैं उनके बुक्स पर कितना असर पड़ेगा उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ डिसीजन देखने को मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको नाम सौंपे जाएंगे किन किन बैंकों का मर्जर होना है और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जी बिजनेस ने पहले भी बताया कि रीजन वाइज मर्जर और बैंक्स के तरफ से भी लगातार प्रेजेंटेशन सौंपी जा रही थी।
तो देखना होगा कि बैंक्स किस तरह के, हमें कुछ बैंकर से भी बात हो ही रही थी लगातार पिछले, इनफैक्ट दीना बैंक समेत कई ऐसे बैंक हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन अपना वित्त मंत्रालय के सामने रखा था, उनको भी कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर सामने आता है। वही जो हम स्ट्रक्चर पिछले काफी समय से तो हम बात करते थे, जो तमाम बड़े बैंक हैं उनमें छोटे बैंक्स का मर्जर किया जाएगा। उसके बाद दीपाली बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए एक सर्च जो है वो और इंक्रीज हुआ है, आना था भी। इनफैक्ट अब देखिए सभी सरकारी बैंकों को अपनी स्क्रीन पर दीना बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कॉर्पोरेशन बैंक, इनमें जो मजबूती तो पहले से ही थी इस खबर की वजह से, लेकिन अब वो और एक्सटेंड हुई है। तो आपको बता दें कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको एक लिस्ट दी जाएगी कि ये बैंक्स इनको मर्ज किया जाएगा और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर डिसीजन लेगा, यानी जो फाइनल अप्रूवल होगा वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का होगा। और इंपॉर्टेंट होगा कि किन किन बैंकों को किस में मर्ज किया जाता है, लेकिन जो बज है, जो इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की उसके हिसाब से रीजन वाइज ये विलय हो सकता है। और पहले भी सरकार ने इस बात के इंडिकेशन दिए हैं कि जो मर्जर है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि दो ऐसे बैंक जो कि एक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी बैंकिंग प्रणाली सेम है, जिनका कामकाज सेम है, उनको मर्ज किया जाए, एक मजबूत बैंक और एक कमजोर बैंक, ताकि एक आइडियल कॉम्बिनेशन हो सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में क्योंकि स्पर्ट आ रहा है, इसलिए एक ट्रेडिंग व्यू भी इनसे ले लेते हैं। हमारे साथ इनफैक्ट किरण जाधव मौजूद है। किरण, बैंकिंग स्टॉक्स सुबह से ही मजबूत थे और अभी कैबिनेट की खबर आने के बाद जो बाइंग इन में वो और एक्सटेंड हो रही है। आप ये बताइए भी करेंगे क्या इन शेयर्स में? निकल आएंगे बाहर? कई दिनों के बाद ही सरकारी बैंक चले हैं, या फिर होल्ड रखेंगे? नहीं, अभी एक्चुअली कुछ नहीं करना चाहिए, पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनको पहले मैं बैंक पीएसयू बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट के ऊपर बात करना चाहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा खासा सपोर्ट है, करीबन 3250 के करीब। जब तक इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि एक छोटा सा बैरियर है 3280 का, ये अगर एक बार क्रॉस कर देगा तो करीबन 3310 3330 तक जाने की संभावना है। कौन से पीएसयू बैंक चलेंगे? तो बैंक इंडिया मुझे अच्छा देखने लगता है, और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 142 का स्टॉप लॉस रहेगा और करीबन 150 के टारगेट देखने को मिलेंगे। दूसरा जो चार्ट पैटर्न अच्छा दिखता है तो इलाहाबाद बैंक का है, और इलाहाबाद बैंक में भी मुझे लगता है कि इधर से अच्छा बेस बिल्डिंग हो चुका है और इमीडिएट टारगेट 68-50 के रहेंगे, और इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करेगा और 72 तक जा सकता है। पर पीएसयू बैंक निफ्टी पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मैंने अभी लेवल्स बताए। जी, लेकिन इंपॉर्टेंट है सभी बैंक जो हैं वो एक स्ट्रांग मजबूती दिखा रहे हैं, क्योंकि बैंक मर्जर कंसोलिडेशन को कैबिनेट की ओर से इन प्रिंसिपल नॉट मिला है। पब्लिक सेक्टर बैंक बोर्ड जो हैं वो डिसाइड करेंगे फाइनल कॉन्टोर की क्या प्रोसेस रहेगा, लेकिन जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ही इस पर डिसीजन लेंगे। तो एक बड़ी खबर कि कैबिनेट ने बैंक मर्जर के लिए जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है उसको सेटअप करने के लिए अप्रूवल दिया है। तो इंपॉर्टेंट खबर है। और आप देखिए सभी जो बैंकिंग शेयर्स हैं वो सभी एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। सबसे पहले जी बिजनेस ने सुबह आपको ये खबर बताई थी कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हो सकती है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। आलोक, बताइए। बैंकों को मर्जर को लेकर सरकार का जो इन प्रिंसिपल डिसीजन था, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उसके हिसाब से जो सीसीए ने इस पर फैसला ले लिया है, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल बैंकों का मर्जर लेने का जो सीसीए पे आज एजेंडे में भी था, उस पर थोड़ी देर के बाद ही हमें जो सोर्सेज से ज्ञात हो रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस पर मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे कि क्या इसमें डिटेल्स क्या नेटिगेटिव्स हैं। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि बैंकिंग सेक्टर के जो मर्जर को लेकर सरकार का प्रपोजल था उसको सीसीए ने अप्रूव कर दिया है। और इसमें जो मर्जर में जो एक और चीज थी कि इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, और दूसरी बात ये थी कि एक जीओएम बनाया जाएगा जो इस तमाम जो मर्जर की प्रक्रिया को देखेगा। इसमें जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होगा उसमें खुद वित्त मंत्री भी होंगे, और साथ ही साथ इसमें नितिन गडकरी जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये भी होंगे। तो ये दो चीजें अभी तक साफ साफ पता चल पाई हैं सूत्रों के हवाले से। आलोक, क्या कुछ और डिटेल्स भी मिल पाई हैं कि किन बेसिस पर ये चुना जाएगा कि किन बैंकों का किस में मर्जर हो? क्योंकि बस ये है मार्केट में कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है या फिर बैंकों की परफॉर्मेंस है, कई सारे पैरामीटर्स होंगे करीब 4-5 जिसके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाएगा। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए दो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर्स है कि आरबीआई ने जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स बदले हैं
उसके तहत बैंकों के पास अब कितनी लिक्विडिटी बचती है, उनका जो कैपिटल जो इक्विटी रेशियो है वो कितना रहता है। और दूसरी चीज ये है कि बैंकों की स्थिति कैसी है, बैंकों की जो अपनी मजबूती है उनको लेकर वो कैसी है। तो सरकार इस बात को का भी इंतजार करेगी कि जो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं बैंकों के, उसके तहत भी कार्रवाई होगी। लेकिन कैबिनेट ने यहाँ पर और सीसीए ने खासतौर से जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल बैंकों के मर्जर को ले लिया है, और मर्जर को लेकर जो एक पूरा विस्तृत रोडमैप जो पेश किया गया है उसके मुताबिक देश भर में देखें तो वित्त मंत्री कई बार बोल चुके हैं 5 से 6 बड़े बैंक देश में रहेंगे, और एरिया रीजन वाइज ज्योग्राफी के हिसाब से तमाम जो कह सकते हैं कि जो बैंक बुरी स्थिति में है या फिर आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, उनको बड़े बैंक जो इनकी स्थिति अच्छी है उनको उनमें मर्ज किया जाएगा। तो ये सरकार का प्रिंसिपल है, और इसी के हिसाब से जो आगे अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनेगा वो समय समय पर इस बारे में फैसला लेगी। लेकिन क्या आलोक अभी ये मानकर चला जाए कि मर्जर के लिए सरकार ने अब कदम आगे बढ़ा लिए हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को एक लिस्ट सौंपी जाएगी कि इन बैंकों का मर्जर हो सकता है, डिसीजन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लेगा, और उसके बाद जो बैंक बोर्ड है उसका अप्रूवल भी जरूरी होगा? बिल्कुल, देखिए आज जो एक सेट है, कई सारे इसमें मर्जर करने हैं, तो एक जो आज सबसे पहला जो सेट होगा उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा, और उसके बाद ये तय करेंगे कि कौन से बैंक के साथ किसका मर्जर करना है। जो सबसे पहले बैंकों के नाम चल रहे हैं उसमें यही चल रहा है कि देना बैंक ऑफ ओबीसी और ये तमाम जो बैंक हैं इनको मर्ज किया जाएगा एक बड़े बैंक में, जो उस एरिया का जैसे कि जो सबसे बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक के साथ। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, और पहला स्टेप सरकार इसको तय करेगी, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो सरकार बनाएगी उसके बाद ये तय करेगी, और बैंकों की स्थिति देखते हुए, फाइनेंशियल स्थिति देखते हुए ये फैसला धीरे धीरे लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने आज इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने का फैसला किया है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर में वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आलोक ने दी वो यही है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लिस्ट दी जाएगी बैंकों के मर्जर की, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे, और उनके डिसीजन लेने के बाद, उनके अप्रूवल के बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो का भी अप्रूवल जरूरी होगा। इंपॉर्टेंट है ये, और इनफैक्ट आपको बता दें, लेकिन इतना जरूर है कि कैबिनेट ने जो एक सैद्धांतिक अप्रूवल है वो जरूर दे दिया है। पहले भी इनफैक्ट हमने आपको बताया था कि उन बैंकों को मर्ज किया जा सकता है, जो की बात अभी आलोक भी कह रहे थे, जिनकी सिमिलर प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जो सेम ज्योग्राफीज में डील करते हैं, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि जो ज्यादातर बैंक्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इंक्रीज जो बैड लोन्स हैं उससे गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो हैं वो स्ट्रेन हो रहे हैं, तो उसके लिए ये स्टेप जरूरी भी था। लेकिन एक बार फिर से पूजा के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इन बैंकों के मर्जर के फायदे नुकसान क्या होंगे, क्योंकि देखिए पूजा, हाल ही में कई बड़े बैंकर्स की ओर से ये स्टेटमेंट आया है कि मर्जर आप कीजिए, लेकिन मर्जर ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को बेनिफिट हो और साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़े। जी दीपाली, आपको याद होगा लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए थे, और ग्राहकों की तरफ से भी क्वेरीज आ रही थी कि क्या विलय के बाद कुछ बैंक्स ही बंद हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ग्राहकों के लिए कुछ समय के लिए उलझने शायद बढ़ सकती हैं, लेकिन वहां पर जब आपका अकाउंट मर्ज होगा तो जो बड़ा बैंक है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो किसी का अकाउंट या वो बैंक बंद होने की बात नहीं की जा रही है, इट्स अ मर्जर। जब मर्ज कर दिया जाएगा तो आपके अकाउंट भी वहां पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, तो कुछ समय के लिए ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें बैंकों की तरफ से काफी सारे कंसर्न्स ये निकल कर आ रहे हैं कि जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कर्मचारियों को लेकर, एचआर प्रोसेस को लेकर। तो टेक्नोलॉजी, एचआर प्रोसेस, इन सबको लेकर भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जैसा कि अभी आलोक भी बता रहे थे कि इन सबका पूरा ध्यान रखा जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर की अभी कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो उसमें सब तरह का पूरा ध्यान रखा जाएगा, एनपीए के लेवल पर, मुनाफे के फ्रंट पर। तो इस तरह का मर्जर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे उनको ज्यादा नुकसान ना हो। फायदे और क्या क्या हो सकते हैं कि जब सारे बैंकों का मर्जर हो जाएगा तो और पूंजी जुटाने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक बड़ा बैंक क्रिएट कर देंगे तो क्रेडिट रेटिंग कहीं ना कहीं सुधरेगी। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी जिनका कहना था कि बैंकों की क्रेडिट रेटिंग्स सुधर सकती है, जिसकी वजह से उनको जो पूंजी जुटाने में आसानी होगी, और इसके अलावा नए क्षेत्रों में एक्सपेंशन मिलेगा। तो एक तरीके से काफी सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी है, लेकिन देखना होगा कि जब कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो किस तरह के अपडेट्स निकल कर आते हैं। जी, तो यहाँ पर पूजा ने बताया फायदे नुकसान क्या होंगे। हालांकि देखना होगा कि किस बैंक को किस में मर्ज किया जाएगा, लेकिन नुकसान वाले पार्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एक मजबूत बैंक में अगर एक कमजोर बैंक को मर्ज किया गया, ऐसा बैंक जिसके एनपीए हायर लेवल पर है, जिसकी हायर प्रोविजनिंग है, जिसका मुनाफा कम है, वो डेफिनेटली एक अच्छे बैंक की जो बैलेंस शीट है उसको जरूर डिट्रॉइट करेगा। उसके बैंक के एनपीए में भारी इजाफा हो सकता है, कई बैंकों के मार्जिन में भी कमी आ सकती है। अश्विन पारेख हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर पारेख,
गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहले तो आपके इनिशियल कमेंट्स ही लेना चाहेंगे। एक बड़ा डिसीजन, फाइनली एक सैद्धांतिक अप्रूवल मिला है कैबिनेट का पीएसबी मर्जर को लेकर। अभी डिटेल्स बहुत सारी आने बाकी हैं, किन बैंक का मर्जर होगा, प्रोसेस क्या होगा, लेकिन आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? सबसे पहला तो मेरा रिएक्शन ये है कि मर्जर मतलब जिस कंडीशन में बैंक के जो मतलब हालात हैं आज, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर है, एक या दो को छोड़ के जिनकी कैपेसिटी कुछ ठीक ठीक है, बाकी के सब जो इनके एनपीएस कंडीशन इतने बुरे हैं कि कंसोलिडेशन के सिवा मतलब कोई एक रास्ता नहीं है। अब मुद्दा ये रहता है कि अगर एक सिलेक्ट मिनिस्टर की ग्रुप इसको देखती है तो मेरे हिसाब से डिसीजन मेकिंग जल्दी होगा। उसके हिसाब से एक हद तक मतलब इसको फोर्स मर्जर किया जाए, जैसे मतलब बैंक के ऊपर ना छोड़ा जाए। वी सीन कि पास्ट में 2005 से लेके हम लोग आज तक अगर ये मामले के ऊपर बैंक के ऊपर ये मुद्दा छोड़ देते हैं कि उनको डिसाइड करना है कि मर्ज करना है, किन से मर्ज करना है, तो बैंक अपने आप से तो कुछ नहीं कर पाई है। मेरे हिसाब से फोर्स मर्जर मतलब जो कॉमन शेयर होल्डर है जैसे कि गवर्नमेंट, तो अगर वो डिसीजन लेती है, वो एक फैक्टर्स को गिन के मतलब 3 या 4 फैक्टर्स जो बताए गए हैं पॉलिसी के अंदर है, जो कैबिनेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल के अंदर, उसको अगर मद्देनजर रख के वो मतलब 1, 2 या 3 नाम में से अनाउंस करती हैं, और उसके बाद में उसका जो फॉलो थ्रू है एक तरह से मतलब एक प्रेशर या एक तरह से कंपल्शन की भाई इसको करना ही है और इसको इंटीग्रेट ठीक से करना है, जब तक वो बात नहीं बनती तब तक मेरे हिसाब से ये थियरिटिकल एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। जी, इनफैक्ट मिस्टर पारेख, जिस तरह की बातें रही भी हैं कि उन बैंकों को मर्ज किया जा सकता है जो कि सेम ज्योग्राफीज में हो, जिनके सिमिलर प्रोडक्ट ऑफरिंग हो, लेकिन ये भी सबको मालूम है कि ऐसे कई बैंक्स हैं सेम एरिया में, सेम ज्योग्राफीज में, सेम बिजनेस में, जो कि अच्छे बैंक भी हैं, बुरे बैंक भी हैं। तो कितना वायबल होगा ये? क्योंकि एक कमजोर बैंक को एक मजबूत बैंक में मर्ज करना कितना वायबल ऑप्शन होगा? हाँ, तो देखिए जो दूसरा जो फैक्टर था, पहला फैक्टर जो है वो रीजन का फैक्टर है, उसमें कई हद तक मैं थोड़ा सिनर्जी देख रहा हूँ। कम से कम कल्चरल फिट की जो इशू होती है, तो कल्चरल फिट शायद सेम रीजन की होने की वजह से शायद वो बैठ पाए, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है मतलब उसके फाइनेंशियल दोनों की कंडीशन मोरलेस सिमिलर होनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी सिमिलर होनी चाहिए। तो मुद्दा अगर 2 वीक बैंक को या 2 स्ट्रॉन्ग बैंक को मर्ज करने का है तो मेरे हिसाब से वो काउंटर प्रोडक्टिव बन जाएगा, क्योंकि 2 वीक बैंक को मर्ज करके जो आपको नतीजा निकालना है, उस नतीजे के अंदर तो एक ही बात बनेगी कि उसको वापस रिकैपिटलाइज मतलब एक बड़े अमाउंट से रिकैपिटलाइज करना ही पड़ेगा। तो सरकार को ऐसे नामों के ऊपर न सिर्फ कंसोलिडेशन का काम करना रहेगा, बट उसको रिकैपिटलाइजेशन की जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। जी, शुक्रिया मिस्टर पारेख आपका व्यूज देने के लिए। वीके शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। शर्मा जी, खबर आपने सुनी होगी, कैबिनेट ने सैद्धांतिक अप्रूवल दिया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लिस्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद बैंक बोर्ड का भी अप्रूवल मिलेगा। अभी नेम्स तो नहीं पता चले हैं, लेकिन कितना वायबल देखते हैं जो प्रोसेस सरकार शुरू कर रही है 21 बैंकों को समेटकर 15 बैंक, और शायद फिर अगले कुछ सालों में 5 से 6 बैंक फाइनली बड़े बनाने के बारे में सोच रही है। जी, ये प्रोसेस है जो दीपाली जी जो चलेगा और इसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसकी एक शुरुआत हुई है, और ये जब हम जितने भी इन बैंकों को जोड़ेंगे तो हमको चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे कम ही लोग चाहिए, तो उसकी दृष्टि से हर एक कंपनी हर एक बैंक को मैनेजमेंट बैंडविड्थ मिलेगा। तो ये प्रोसेस अच्छा है, शुरू होने वाली बात है, लेकिन ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जितना इसमें समय लगेगा जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो इनका लंच खाते रहेंगे। अभी 1994 में जब ये बैंकिंग शुरू हुई थी, प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेके आए थे, तो करीब 95% बैंकिंग पीएसयू बैंक में था और 5% फॉरेन बैंक में था। आज पीएसयू बैंक घट के 69% पे आ गए, 6% फॉरेन बैंक है और बैलेंस अपना 25% जैसा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक बढ़ते जाएंगे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस टाइम स्पैन को कम करें। जितना जल्दी करेंगे उतना ही वैल्यू रख पाएंगे, और इनका एक समय पे कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी हो जाना चाहिए। आवश्यक नहीं कि आप इनको पीएसयू बैंक में इकट्ठा करके दें, इनको कुछ का मार्केट आउटराइट सेल भी होना चाहिए। जी शर्मा जी, इनफैक्ट अभी हम जैसे थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे और ज्यादातर बड़े बैंकर्स ने भी ये बात कही है कि जो मर्जर प्रोसेस हो वो ऐसा हो कि कस्टमर्स को तो फायदा पहुंचे ही, साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो। लेकिन
कुछ ऐसे सरकारी बैंक जिनके एनपीए लेवल्स कंट्रोल्ड हैं, जिनकी प्रोविजनिंग हाई नहीं है, जिनके अच्छे मार्जिन हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो जरूर चिंतित होंगे, क्योंकि अभी की प्लानिंग के हिसाब से ज्योग्राफी वाइज या फिर जो सेम बिजनेस में है, सेम जिनकी सिमिलर प्रोडक्ट ऑफरिंग है, उन बैंकों को मर्ज किया जा सकता है, एक कमजोर बैंक को एक मजबूत बैंक में। ये कितना वायबल होगा? ये वैल्यू बढ़ाएगा नहीं, जो जिसमें बैंक में वैल्यू है उस बैंक की वैल्यू को कम लेके जाएगा, तो वो इन्वेस्टर प्रोटेस्ट करेंगे। और जो बैंक अच्छा बैंक है, जो बुरा बैंक है, उनके शेयरहोल्डर्स के लिए ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू इससे निकल कर नहीं आएगी इस पूरे प्रोसेस जी। शर्मा जी, मैं इनफैक्ट बैंकों से सीधे ना अब इन्फोसिस की ओर रुख कर लेती हूँ। आप बने रहिए फोन लाइन पर, आपसे कमेंट लेना भी है। इन्फोसिस में एक सडन स्पर्ट आया है, ये स्टॉक अब 2.5% ऊपर आ चुका है और खबर ये आई है सोर्स बेस्ड कि अगले 48 घंटे में ऐलान हो सकता है कि नंदन नीलेकनी इन्फोसिस को हेड करेंगे। पहला रिएक्शन आपका, अगर ऐसा हुआ तो क्या? ये लोगों को लगेगा कि ये क्या बात है, मतलब पुराने वापस आ रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं। पर मैं कहूंगा कि मिस्टर नीलेकनी सबसे सक्षम सीईओ रहे हैं इन्फोसिस की, इनकी ये बहुत ही अच्छी बात है और मार्केट को इस बात से कॉन्फिडेंस है, कोई सवाल नहीं उठता, ये अच्छी बात है जी। तो आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट खबर ये, और खबर आ रही है सोर्स बेस कि अगले 48 घंटे में ये ऐलान हो सकता है। सुमित, कल इनफैक्ट अंतिमबाजी के वक्त नॉट डिम्पी बात कर भी रहे थे कि ऐसी खबरें हैं, ऐसा बज है मार्केट में कि इन्फोसिस बोर्ड ने नंदन नीलेकनी को लेटर लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट किया है वापस आने के लिए। सुबह आप खुद डिस्कस कर रहे थे कि डीआईज ने चिट्ठी लिखी है इन्फोसिस बोर्ड को और अर्ज किया है कि नंदन नीलेकनी को वापस लेकर आए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस वापस कंपनी पर लौटेगा। और अब फाइनली ये खबर आ रही है कि शायद अगले 48 घंटे में ये अनाउंसमेंट हो भी जाए। इनफैक्ट दीपाली लगातार जी बिजनेस ये बात बता रहा है कि नंदन नीलेकनी कंपनी के अंदर वापस आ सकते हैं और अगर फेरबदल होता है, इनफैक्ट उस दिन से ही जिस दिन ये पहली बार सामने आया था, विशाल सिक्का की रिजिग्नेशन की बात हुई थी, उसी दिन 2 नाम रखे थे जी बिजनेस और अब एक नाम उनमें से कंफर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नंदन नीलेकनी का नाम सामने आ रहा है और अगले 48 घंटों में शायद ये फैसला होता हुआ दिखाई पड़े। दरअसल डीआईआई लगातार इस चीज पे प्रेशर बना रहे थे इन्फोसिस के बोर्ड के सामने की पुराने किसी भी मेंबर की वापसी हो, और उसमें नंदन नीलेकनी का नाम प्रोमिनेंटली सामने आ रहा है। कुछ अगर बैकग्राउंडर की बात करी जाए तो पहले ये कंपनी के अंदर अभी भी स्टेक ओन करते हैं, रफली 2.29% के आसपास की हिस्सेदारी ये कंपनी के अंदर अभी भी ओन करते हैं और इन्फोसिस में काफी समय तक कार्यरत रहे भी हैं। अहम चीज ये है कि इनके दौरान इनकी जब ये कामकाज में थे इन्फोसिस में, तब भी इन्फोसिस में करीब अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे। शेयर होल्डर्स की भी वैल्यू में एक अच्छा इजाफा था, 300% के आसपास जो स्टॉक प्राइस है वो भी मूव होता हुआ दिखाई पड़ा था। ना केवल ये बल्कि एक अच्छे डिविडेंड भी कंपनी ने पे ऑफ किए थे, उस समय करीब 170 रुपए के आसपास के डिविडेंड्स भी पे ऑफ करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन दीपाली एक चीज और भी है कि इनके सामने कई सारे चैलेंजेस होंगे जो आने वाले समय में, जिस हालात में इन्फोसिस को छोड़ के गए थे और जिस हालात में अब इन्फोसिस में वापस आ रहे हैं, उस सिचुएशन में बहुत फेरबदल हो चुका है। आज की डेट में क्लाइंट्स को खुश करना, क्लाइंट्स की जो अब तक की क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करना, प्राइसिंग का जो प्रेशर ऑलरेडी फेस हो रहा है, हेडविंड जो आईटी स्पेस में आ रही है उसको ईज आउट करना, प्लस जो इन्फोसिस के अंदर इतने ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट करना। तो ऐसे कई चैलेंजेस रहेंगे। चैलेंजेस तो कई रहेंगे, लेकिन एक व्यूअर एक चीज और जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि उनको वापस लाया जा रहा है, प्रमोटर्स का, बोर्ड का इतना विश्वास है उन पर, तो ये भी बहुत जरूरी है जानना कि उनके टेन्योर के दौरान इन्फोसिस की परफॉर्मेंस रही कैसी थी। देखिए, निवेशकों के लिए तो हमेशा से इन्फोसिस की परफॉर्मेंस अच्छी ही रही, लेकिन उनके कार्यकाल का जो समय था वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ा। करीब 320% का एक जंप इन्फोसिस के शेयर में आता हुआ दिखाई पड़ा सिर्फ नंदन नीलेकनी के कामकाज के दौरान। तो ये मान के चल सकते हैं कि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसमें तो एक अच्छा इजाफा आता हुआ दिखाई पड़ा ही। साथ साथ ना केवल ये बल्कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो भी काफी ज्यादा साउंड होते हुए दिखाई पड़ी। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखा जाए तो रफली करीब 170-178 रुपए के आसपास का इन्फोसिस ने डिविडेंड भी दिया, तो कैश का भी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हुआ। एक एक्विजिशन भी किया गया और एक्विजिशन जो किया गया वो एक्विजिशन भी एक साउंड एक्विजिशन के तौर पे कंपनी के लिए वर्कआउट करके गया और आने वाले समय मतलब उस एक्विजिशन के बाद से इन्फोसिस ने भी एक अच्छे रेवेन्यू जनरेट की उस स्ट्रीम लाइन को लेकर, तो ये भी एक अच्छी उनकी तरफ से डेवलपमेंट रही है। लेकिन हाँ, जिन चैलेंजेस की मैं बात कर रहा था उस चैलेंजेस में एक ये भी क्रूशियल चीज रहेगी देखने की, विजन 2020 जो कि इन्फोसिस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता था, जो एक अनुमान लगाया जा रहा था, क्या उसे फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा? क्या इन्फोसिस उसी ग्रोथ प्लान के साथ आगे बढ़ेगा या कुछ फेरबदल होगा?
मैनेजमेंट रीशफलिंग का कितना इंपैक्ट कंपनी की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के ऊपर आएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जरूर देखा जाएगा और शायद उनका आना जो बाजार को काफी पसंद भी आया, इसीलिए 2.5% के आसपास का एक स्पाइक इन्फोसिस में अभी भी आता हुआ दिखाई पड़ा, जिनके ऊपरी स्तरों के आसपास इन्फोसिस कामकाज भी कर रहा है। बाकी एग्जिस्टिंग मेंबर जो हैं वो उनके फेवर में भी रहेंगे और क्योंकि वो कंपनी के कामकाज को बखूबी जानते भी हैं, समझते भी हैं, तो इसलिए भी उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए इन्फोसिस के फर्दर एग्जीक्यूशन को लेकर भी। इनफैक्ट यहाँ पर डीआईएस ने कल जो लेटर लिखा था सुमित, तो उसमें भी यही बात स्पष्ट थी कि आने वाले समय के लिए ग्रोथ चैलेंजेस जो बहुत ज्यादा है यहाँ पर इन्फोसिस पे, और उसके चलते कमान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देनी जानी चाहिए जिसको पहले एक्सपीरियंस हो, जो इन्फोसिस बोर्ड का एक मेंबर ऑलरेडी रह चुका हो। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी नंदन नीलेकानी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए रजत, कुछ अभी जो खबरें बाजार में शुरू हुई थी वो ये भी आ गई थी कि क्या इन्फोसिस का टेक ओवर होगा, कोई और बड़ी कंपनी इन्फोसिस को टेक ओवर कर सकती है, ऐसी भी खबरें थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो कुछ और ही हो रही है। अगर पुराने कोई भी मैनेजमेंट कंपनी के अंदर वापस आती है और इस तरह की सिचुएशन या फेरबदल होता है मैनेजमेंट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह की जितनी पुरानी या जो नई अटकलें आ रही हैं वो काफी हद तक अवॉइड होते हुए दिखाई पड़ेंगी और ये एक अच्छे ट्रिगर के तौर पर काम करेगा कंपनी के लिए। चलिए, संदीप पारेख साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को लेकर। सर, ये जो एक गुत्थी है ना कि सीईओ कौन बनेगा इन्फोसिस का, कमान किसके हाथ में आएगी, उसमें नंदन नीलेकानी का नाम सामने आ रहा है और हो सकता है कि अब उनकी वापसी हो जाए। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, स्पेसिफिकली इन्फोसिस के लिए, इन्फोसिस के शेयर धारकों के लिए? ये देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तक तो स्पेकुलेटिव रूमर्स है, कुछ अंदाजा नहीं है किसी को कि मिस्टर नीलेकानी आएंगे, बट आएंगे तो मेरे हिसाब से ही मे बी अ गुड कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जी, कि बोर्ड भी एक्सेप्ट करेगा और नारायण मूर्ति भी एक्सेप्ट करेंगे उनको। तो इन अ वे इट विल बी पॉजिटिव इफ ही कम्स इन एज अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। मिस्टर पारेख, जो अब तक खबर आई है उसके हिसाब से अगले 48 घंटे के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि नंदन नीलेकानी का रोल क्या होगा इन्फोसिस के अंदर, किस रोल में आएंगे या क्या उनका रोल, क्या भूमिका रहेगी इन्फोसिस को आगे की सिचुएशन पे। हालांकि उन्होंने कोई भी कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं दिया है, लेकिन जो सिचुएशन अभी है, जो सिनेरियो अभी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं इंडिविजुअल सेक्टर के ऊपर भी और कंपनी के ऊपर भी। तो इन दोनों दिक्कतों को देखते हुए कितना सुटेबल कैंडिडेट आप मानते हैं उनको कि वो एग्जीक्यूशन करेंगे या फिर कमान संभालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इन्फोसिस के लिए, उनका आना या किसी पुराने मेंबर का आना? देखिए, सूटेबिलिटी तो ऑब्वियसली है, उन्होंने काफी इन्फोसिस को लीड किए अपने 2-3 डेकेड्स तक और उसके बाद गवर्नमेंट में काफी टाइम काम किया। तो लीडरशिप क्वालिटीज तो एग्जिस्टिंग बोर्ड है, उनको एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, तो वो दैट हैज टू बी सीन कि दोनों साइड एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। चलिए, अमित टंडन साहब भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। संदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन्फोसिस पे अपनी रिएक्शन देने के लिए। लेकिन अमित जी, मेरा सवाल यही है कि जो नाम आ रहा है नंदन नीलेकानी सर बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में और इन्फोसिस के लिए हो सकता है कि इनसे बेहतर चॉइस इस समय ना हो, क्योंकि इनकी कमान में इन्फोसिस ने बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ की है। आप कैसे देखते हैं, अगर नंदन नीलेकानी का नाम कंफर्म हो जाता है एज ए सीईओ ऑफ इन्फोसिस, तो वो इन्फोसिस के लिए क्या एक नया ट्रिगर साबित होगा? हमारा तो ये मानना है कि नंदन नीलेकानी जी को अगर कंपनी कन्विंस कर देती है कि वो वापस आ जाए एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर, कंपनी का बहुत ही फायदे की चीज है। उसमें 2-3 चीजें होती हैं। पहले तो जैसे कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है और वो क्लाउड, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रही है। आप देखिए कि अगर भारत आज डिजिटाइज्ड देश माना जाता है, वो जो नंदन नीलेकानी साहब ने जो सारा काम किया था फॉर द आधार कार्ड, उसी के कारण है। तो उनकी टेक्नोलॉजी की समझ और उस पर पकड़ बहुत ही ज्यादा है। इस संभव में मैं ये भी कहूंगा कि आज के दिन कंपनी को चाहिए कि अगर उसको कस्टमर चाहिए तो नंदन नीलेकानी साहब बिजनेस लीडर से ही नहीं बट देश विदेश में सब लीडर से बात कर सकते हैं, फोन पे उठा के बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको इस टेक्नोलॉजी का ऐसे देखना चाहिए। और हमारा ये भी मानना है कि आज के दिन नंदन नीलेकानी साहब के कंपनी में अभी भी शेयर्स हैं, तो उनका जो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ही हैज स्किन इन द गेम, तो ये भी है। और इसके कारण जिस मोटिवेशन के साथ, जिस एंथुसियाज्म के साथ वो काम करेंगे और जो उनकी सुनवाट होगी कंपनी में और जो बाकी सब फाउंडर्स के बीच में, वो बहुत ही
ऊंचे दर्जे की रहेगी। इसीलिए मेरा मानना है कि उन्हीं को आना चाहिए इस समय। जी अमित जी, 2002 से 2007 के दौरान उनका कार्यकाल रहा। 42% के आसपास की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से उन्होंने उस ड्यूरेशन में कंपनी ने ग्रो किया। शेयर होल्डर्स वेल्थ भी करीब 320% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी, और सबसे अच्छी चीज़ की डिविडेंड पे ऑफ भी अच्छा रहा 178 रुपीज़ के आसपास। इस तरह की का ट्रैक रिकॉर्ड पिछला रहा है उनका। इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? ये देखना होगा। देखिए अभी तो जो माहौल है वो बिल्कुल बदल गया है, पर ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि वही ट्रैक रिकॉर्ड होगा। पर मेरा ये है कि जो कंपनी को मजबूत फुटिंग पे, स्ट्रांग फुटिंग पे उनकी लीडरशिप पे जरूर वापस आएगी कंपनी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर टंडन अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मिस्टर देवेंद्र चौकसी मौजूद है हमारे साथ। देवेंद्र सर, एक चीज क्रूशियल है, इन्फोसिस की जिस तरह की सिचुएशन अभी है, जिस तरह की न्यूज फ्लो आ रहे हैं, क्या नंदन नीलेकनी का नाम आना सुटेबल रहेगा या इस फॉलिंग नाइफ को संभाल पाएगा? मेरे ख्याल से एक चीज तो पक्की है कि जो सिचुएशन को संभालनी है तो एक्सपीरियंस हैंड कंपनी के अंदर जो है उसको ही लाना जरूरी बनता है। क्योंकि करंट सिचुएशन के अंदर किसी को भी नए लीडर को कंपनी में लाना, तो उसके लिए भी एग्जिस्टिंग पर्सन जो कंपनी में है वो संभाल सके सिचुएशन को बराबर जरूरी है। तो आई थिंक ये चॉइस ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। और नंदन नीलेकनी ने उन्होंने पास में अपने जो रोल में परफॉर्मेंस दिया था, तो ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली किसी को नए लीडर को भी बन सकता है कि इफ ही कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सच काइंड ऑफ लीडर, एंड आई थिंक दे विल आल्सो हैव द कॉन्फिडेंस टू रन द कंपनी। तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। इट इज आई थिंक salvaging the situation which is going other way. जी देवेंद्र सर, एक चीज और है, बोर्ड को कन्विंस तो आसानी से हो जाएंगे, बोर्ड तो कन्विंस हो जाएगा इस नाम के साथ, लेकिन क्या क्लाइंट्स भी उस तरह से कन्विंस हो पाएंगे जो नया सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग, या जो नया विजन है विजन 2020 इन्फोसिस का उसके अकॉर्डिंग? इनफैक्ट आई थिंक दी क्लाइंट को भी जो एग्जिस्टिंग पर्सन कंपनी के अंदर है, जिन्होंने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको लाना तो क्लाइंट के लिए सबसे बड़ी बात है। बिकॉज द क्लाइंट्स हैव बीन नोइंग नंदन फॉर लॉन्ग नाउ, so for sure I think they will have a larger comfort level at this juncture than otherwise. देवेंद्र सर, ये जो बात अभी सुमित ने करी कि कस्टमर, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज का भरोसा जीतना, ये कहीं ना कहीं प्राथमिकता रहेगी अब नए सीईओ की। इसके अलावा कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो अब इन्फोसिस मैनेजमेंट को आने वाले समय के लिए जिनसे निपटना होगा? एक तो सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर ये है कि मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द राइट पर्सन टू हेड द कंपनी एंड अलाउ द कंपनी टू ग्रो फास्टर, मेरे ख्याल से दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज ये रहेगी कि जो वैल्यू सिस्टम इन्फोसिस की है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रखे गए हैं, वो वैल्यू सिस्टम को रीइंस्टॉल करने के लिए मेरे ख्याल से इन्फोसिस विल हैव टू क्रिएट अ सुपरवाइजरी बोर्ड स्ट्रक्चर। इफ वी कैन बिल्ड अ सुपरवाइजरी बोर्ड स्ट्रक्चर कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स की जो वैल्यू सिस्टम लानी है कंपनी के अंदर, वो सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्य वो ला सकते हैं, एंड अल्टीमेटली दैट कैन हेल्प द कंपनीज गवर्निंग बोर्ड ऑल्सो to run the company better, and management also will get larger confidence to run the company better. क्योंकि कोई भी नया मैनेजमेंट में कोई भी नए सीईओ आएंगे तो उनको सबसे पहले एम्पावर करने के लिए आपको वैल्यू सिस्टम के साथ से परिचित करना जरूरी बनता है, एंड दैट इज वेयर सुपरवाइजरी बोर्ड विल। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौकसी अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मिस्टर शैलेश हरिभक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नारायण मूर्ति और जो पूरा विवाद रहा है पिछले कुछ समय में, उसके बाद अब नंदन नीलेकनी का नाम सामने आ रहा है, कितना कन्विंसिंग नाम है, और आपको लगता है कि जो साख पिछले कुछ समय में गई है क्लाइंट्स के सामने, या फिर ओवरऑल वो थोड़ी हद तक इम्प्रूव होते हुए दिखाई पड़ेगी या वापस आते हुए दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल, नंदन नीलेकनी जी ने जो इन्फोसिस में किया, उसके बाद जो उन्होंने आधार के संदर्भ में किया और एनपीसीआई के संदर्भ में किया, वो अब एक बहुत ऊंचे स्तर पे उनका रिस्पेक्ट बढ़ गया है। और अगर उनका इन्वॉल्वमेंट आता है इन्फोसिस में किसी भी तरह, कोई भी रोल में, तो ये इन्फोसिस के लिए लाभदायक ही हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इसको पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी, पूरा देश उसको वेलकम करेगा। लेकिन हरिभक्ति साहब, यहाँ पर मुद्दा ये है कि बोर्ड और साथ ही साथ प्रीवियस फाउंडर्स जो हैं, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, उनके बीच में टसल यही चल रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी की बिगड़ी है, कंपनी की साख बिगड़ी है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर अब आने वाले समय के लिए बोर्ड को और साथ ही साथ जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनको एक साथ होकर चलना है। उस लिहाज से भी नंदन नीलेकनी एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं जो इस इश्यू को भी टैकल कर सकते हैं
आसानी से? वो बहुत सबसे बेस्ट ब्रिज नंदन नीलेकानी जी बना सकते हैं, और ये ब्रिज को तोड़ने का जो काम है वही बहुत महत्व का काम है। पहले इस ब्रिज को बांध के उनको किसी भी तरह से इन्वॉल्व करना है और फिर ये ब्रिज को तोड़ना है, ताकि कंपनी अपनी इंडिपेंडेंटली, मैं नहीं समझता हूं कि उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिगड़ा हुआ, वो तो एक स्पेकुलेशन है और वो तो एक एक्यूजेशन है। मैं ये नहीं समझता हूं कि इन्फोसिस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई खामी, लेकिन अगर कुछ हो भी और किसी चीज जो नहीं है उसको भी सॉल्व करना है, तो नंदन जैसा उत्तम आदमी कोई मिलेगा नहीं। चलिए हरिभक्त साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पे अपना रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित, आपका भी डिटेल से समझाने के लिए कि क्यों आखिरकार नंदन नीलेकानी बेस्ट चॉइस हैं, और अगर वो आ गए इन्फोसिस में तो हो सकता है जो अभी खराब दिन चल रहे हैं और जो टसल चल रही है उससे निपटने में इन्फोसिस कामयाब हो जाए। और जैसे ही खबर आई तभी आप देख सकते हैं दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया इन्फोसिस, 2.5% की मजबूती है और बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। बहुत स्ट्रांगली बाइंग लोअर लेवल से इन्फोसिस के स्टॉक में देखने को मिल रही है।